हेलो प्यारे बच्चों और दोस्तों, मैं सर्वेश कुमार दीक्षित आप सभी का स्वागत करता हूं हम दोनों के प्यारे से बैच में जिसका नाम है प्रयास 2.0। देखो यार दोस्तों, आप सभी को पता है कि आज से हम लोग रिकॉर्डेड लेक्चर ले रहे हैं, है ना। मगर पढ़ाई बिल्कुल उसी तरह से चलेगी जैसे लाइव क्लास में चलती थी। आज से आप लोगों की ऑर्गेनिक लाइव क्लास में स्टार्ट हुई है और अमित महाजन सर ऑर्गेनिक ले रहे हैं, है ना। अमित महाजन सर को पर्सनली जानता हूँ, बहुत अच्छे टीचर हैं। अब तुम लोगों को बहुत मज़ा आने वाला है ऑर्गेनिक में, बहुत मस्त पढ़ाई होगी ऑर्गेनिक की भी तुम्हारी। तो देखो यार, हम लोग इन्हीं बातों को आगे बढ़ाएंगे। तो अब आपको पैरेलल में दोनों चीज़ें मिलेंगी। अब बात यह है कि आपका एक क्वेश्चन होगा कि सर पैरेलल में दोनों चीज़ें मिलेंगी तो क्लासें बढ़ जाएंगी, तो हम सेल्फ स्टडी कैसे करेंगे। मानता हूँ, मगर ये बताओ यदि हम लोगों को सारी चीज़ें अच्छे से मैनेज करनी है तो कहीं ना कहीं हम लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी। आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी, हमको भी मेहनत करनी पड़ेगी। यदि आप ये चाहते हो कि हम कम मेहनत करें और सिलेक्शन हो जाए तो यार हर बच्चा यही चाहता है, मगर एग्जामिनर ऐसा नहीं चाहता है। एग्जामिनर पेपर उसी लेवल का बनाएगा जिसमें बहुत मेहनत का इन्वॉल्वेशन हो। तो ये सारी बातें सही हैं कि मैनेज करना टफ होगा, मगर ये भी बात सही है कि ये सारा काम हर साल तुम ही करते आए हो। ये सारा काम हर साल तुम ही करते आए हो। हर साल तुम मैनेज करते हो, हर साल हम मैनेज करते हैं और हर साल हम लोग जीतते हैं। बस बात यह है कि निगेटिव रखना है या अपने को पॉजिटिव रखना है। आप ये सोचते हो कि मैनेज कैसे होगा या ये सोचते हो कि हम कर लेंगे। हम कर लेंगे, डिपेंड ये तुम्हारे ऊपर करता है कि तुम सबसे पहले निगेटिव थॉट अपने अंदर लाते हो कि पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाते हो। यदि पॉजिटिव थॉट अपने अंदर लाते हो तो सब हो जाएगा, और यदि निगेटिव थॉट अपने अंदर लाते हो तो यार सिलेक्शन नहीं मिल पाएगा। तो सब लोग जी जान लगाइए, मेहनत करिए, लास्ट टाइम चल रहा है, पूरी ताकत झोंको, पूरी ताकत झोंको, पूरी ताकत झोंको। अच्छे से लेक्चर देखो। लेक्चर यदि मान लो आपको लगता है कि हाँ हम यदि 1.5 की स्पीड से देख सकते हैं तो 1.5 की स्पीड से देखो, ठीक है। और फिर सेल्फ स्टडी पे जाओ, सेल्फ स्टडी करो। और जब भी क्लास पढ़ो पूरी इंटेंशन के साथ पढ़ो, जैसे तुम्हें सारी चीजें एक ही बार में समझ में आ जाए। ये छोटे छोटे करेक्शन अपनी डेली लाइफ में करना है और सिर्फ पढ़ाई पे फोकस रखें, खाने पीने पे फोकस रखें और क्लासों पे फोकस रखें, और किसी चीज पे नहीं। और निगेटिव बातों को ना सोचें। और ये बात सही है कि अब हम भी पढ़ा रहे होंगे, अमित महाजन सर भी पढ़ा रहे होंगे और बाकी 2 टीचर भी पढ़ा रहे होंगे, मगर यार ये भी बात सही है कि इस बार पेपर जनवरी में होना है। हो सकता है 15 जनवरी को ना हो। 1 मिनट बच्चों, हो सकता है 15 जनवरी को ना हो सकता है 15 जनवरी को ना हो सकता है 15 जनवरी को ना हो, 20 जनवरी को, 25 जनवरी को। मगर हम 25 जनवरी का वेट क्यों करें, 30 जनवरी का वेट क्यों करें। हम तो ये मान के चले ना कि पेपर 15 को ही होना है, पेपर 15 को ही होना है। तो आप लोग पॉजिटिव थॉट रखो, और पॉजिटिव थॉट रखने के साथ साथ अपनी चीजों को कवर करो और मेहनत करो। और यार दोस्त, तुम कर लोगे और तुम करते आए हो, हम कर लेंगे, हम करते आए हैं, ठीक है। इससे भी छोटे छोटे अभी कोर्स चल रहे होंगे। अभी क्रैश कोर्स आया है, फास्ट ट्रैक आया है। अब फास्ट ट्रैक में कैसे चलेगा, है ना। तो इन सारी बातों को समझो, हाँ, और पढ़ाई पे फोकस रखो। मैंने फिर आपसे कहा कि हमेशा पॉजिटिव थॉट रखो कि हम कर लेंगे। बस इस बात को मान के चलो कि हमें सिलेक्शन लेना है। यदि पहला निगेटिव सोचना चालू करोगे तो तुम्हें यह भी डर अभी सताने लगेगा कि लगता है मेरा नहीं होगा, लगता है मेरा नहीं होगा। समझ रहे हो। तो निगेटिव थॉट दिमाग में नहीं लाना है, हमेशा पॉजिटिव सोचना है। मेरा होगा, हम और पढ़ेंगे, मेरा होगा, हम और पढ़ेंगे। जब नंबर कम आ रहे हैं तो ये मत सोचो कि यार नंबर कम आ रहा है अब लगता मेरा नहीं होगा। इस अच्छे सोचो ना, आप ये सोचो अच्छा नंबर कम आ रहा है, थोड़ा और पढ़ ले तो थोड़े और नंबर बढ़ जाएंगे, चलो और पढ़ते हैं, चलो और पढ़ते हैं। बात यह है कि आप सोच किस प्रकार से रहे हो, डिपेंड ये करता है। सोच किस प्रकार के रहे हो, कितनी शिद्दत के साथ अपनी लड़ाई को लड़ रहे हो, कितनी शिद्दत के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, डिपेंड ये करता है।
कितनी अच्छी प्लानिंग के साथ अपनी प्रिपरेशन को कर रहे हो, डिपेंड ये करता है, डिपेंड ये करता है। ठीक है, तो चलो क्लास पढ़ाते हैं। ठीक है, और आप आज से ऑर्गेनिक को एंजॉय करिए। ठीक है, अमित महाजन सर मस्त ऑर्गेनिक पढ़ाएंगे आप लोगों को। ठीक है, तो ऑर्गेनिक भी पढ़िए और फिजिकल भी पढ़िए साथ साथ में। हाँ, तो चलो आ जाओ बच्चों, क्लास को स्टार्ट करते हैं, क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो देखो आज नया चैप्टर आने वाला है, आयनिक इक्विलिब्रियम। नया चैप्टर आने वाला है क्या, आयनिक इक्विलिब्रियम। अब यार आयनिक इक्विलिब्रियम में हम लोग क्या क्या करेंगे, कैसे कैसे करेंगे, एक एक करके स्टार्ट करेंगे। ठीक है, आज पहला लेक्चर है, तो जरा आ जाओ आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग करते हैं। तो आयनिक इक्विलिब्रियम की स्टार्टिंग हम लोग करेंगे किससे, तो हम लोग करेंगे एसिड बेस कॉन्सेप्ट से, एसिड बेस कॉन्सेप्ट से। और एसिड बेस कॉन्सेप्ट में सबसे पहली हेडिंग आर्हेनियस एसिड, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट। तो जरा दोस्त बताओ आर्हेनियस कॉन्सेप्ट या आर्हेनियस एसिड क्या होते हैं, बोलो बोलो, बताओ बच्चों, आर्हेनियस एसिड क्या होते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं, आर्हेनियस के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं, बताइए, बताओ दोस्त। देखो आर्हेनियस के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं। देखिए यार कि आर्हेनियस के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं, इस बात को जरा समझो। ठीक है, कि आर्हेनियस के हिसाब से एसिड किसको बोलते हैं। आर्हेनियस के हिसाब से एसिड वो बोले जाते हैं जो सॉल्यूशन में प्रोटॉन डोनेट करते हैं, है ना, डोनेट एच आयन इन इक्वस सॉल्यूशन। जो इक्वस सॉल्यूशन में एच आयन डोनेट करते हैं उनको आर्हेनियस एसिड कहते हैं। अब बात आती है आर्हेनियस बेस किसको कहते हैं, बेस किसको कहते हैं, तो जो सॉल्यूशन में OH आयन डोनेट करते हैं, डोनेट OH आयन इन इक्वस सॉल्यूशन। जो इक्वस सॉल्यूशन में OH आयन डोनेट करते हैं उन्हें क्या कहते हैं, आर्हेनियस बेस कहते हैं। तो आर्हेनियस एसिड किसे कहते हैं, जो H आयन डोनेट करते हैं। आर्हेनियस बेस किसे कहते हैं, जो OH आयन डोनेट करते हैं। तो आर्हेनियस एसिड उसे बोलते हैं जो H आयन डोनेट करते हैं, और आर्हेनियस बेस उसे बोलते हैं जो H आयन डोनेट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखो, जैसे HCl को आपने पानी में डाला तो डोनेट हुआ H आयन, Cl आयन, तो ये H आयन डोनेट कर रहा है इसलिए ये एसिड है। ये देखो, इसी तरह से H2SO4 को पानी में डाला और ये H आयन डोनेट कर रहा है इसलिए ये एसिड है। ये देखो है, इसी तरह से आपने ये देखिए, इसी तरह से आपने NaOH को पानी में डाला और ये OH आयन डोनेट कर रहा है इसलिए ये बेस है, ऐसे। इसी तरह से आपने बेरियम हाइड्रोक्साइड को पानी में डाला और ये बेरियम आयन डोनेट कर रहा है इसलिए ये बेस है, ऐसे। तो जो H आयन डोनेट कर रहा है वो एसिड है, जो OH आयन डोनेट कर रहा है वो बेस है। बस एक बात ध्यान रखिएगा, आयनिक इक्विलिब्रियम में डिसोसिएशन सक्सेसिव कराइएगा, मतलब चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक एक करके प्रोटॉन निकालिएगा। जैसे यहां निकालें, एक एक करके प्रोटॉन निकालने हैं, चाहे वो वीक एसिड हो या स्ट्रॉन्ग एसिड हो, एक एक करके प्रोटॉन निकालिएगा। तो आर्हेनियस एसिड क्या है, जो H आयन डोनेट करते हैं। आर्हेनियस बेस क्या है, जो OH आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, इस तरह से लोगों ने कहा ठीक है सर और बताइए, तो मैंने कहा और बता देते हैं। अब बोस्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट क्या है, इसको जरा देखो। ठीक है, इसको बताओ, बोस्टन एंड लोरी कॉन्सेप्ट।
अब इसमें एसिड क्या होता है और इसमें बेस क्या होता है, बताओ भाई बच्चों, बताओ। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन छोटी छोटी बातों को हम लोग जल्दी जल्दी ले लेते हैं, है ना, छोटी छोटी बातें। बताइए बोस्टन एंड लोरी के हिसाब से एसिड क्या है। तो इन्होंने देखो डिफिनीशन एच आयन के रिस्पेक्ट में दी है। इनका कहना है एच आयन डोनर, जो एच आयन डोनेट करता है वो एसिड है, और जो एच आयन एक्सेप्ट करता है वो बेस है। इन्होंने डिफिनीशन एच आयन के फॉर्म में दी है। जो एच आयन को गेन करता है वो बेस है, जो एच आयन को डोनेट करता है वो एसिड है। इस तरह से इन्होंने बताया। ये देखो गौर से देखिएगा इनका क्या कहना है। देखो ये एच आयन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है, ये एच आयन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है। ये देखिए ऐसे। और ये वाटर में, ये देखिए ये वाटर से OH आयन एक्सेप्ट कर रहा है इस ओ अरे यार बच्चों अब रहता फैल गया है। अब ये फिर से लिखना पड़ेगा। एक्चुअल में ये फाइल का थोड़ा सा डिस्टरबेंस है, कोई बात नहीं, फिर से लिख लेते हैं। हाँ तो देखो एसिड मैंने किसको बताया था, बेस किसको बताया था। तो मैंने कहा जो एच आयन डोनर है वो एसिड है, और जो एच आयन एक्सेप्टर है वो बेस है। जो एच आयन डोनर है वो एसिड है, और जो एच आयन एक्सेप्टर है वो बेस है। इसके लिए मैंने आपको एग्जांपल दिए इस तरह से। जैसे ये देखो एस्टिक एसिड है। अब एस्टिक एसिड क्या है, इसने क्या किया है दोस्त, इसने क्या किया है बताओ। अब उधर स्क्रीन में देखने की आदत पड़ गई है और पता चला स्क्रीन में कुछ नहीं है अब, है ना। तो चलो कोई बात नहीं, ये बताओ एस्टिक एसिड क्या है। तो एस्टिक एसिड क्या है, एसिड। क्यों, क्योंकि यार देखो क्या कर रहा है, एच आयन डोनेट कर रहा है तो ये एसिड है। ये देखो इस तरह से। और ओ एच आयन क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि वो एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो अमोनिया क्या है, बेस है। क्यों, क्योंकि वो एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है। ये देखो ऐसे है, एच आयन एक्सेप्ट कर रहा है इस तरह। तो इन्होंने कहा जो प्रोटॉन डोनेट करते हैं वो एसिड है, और जो प्रोटॉन गेन करते हैं वो बेस है। ये किसने कहा, ब्रोस्टन एंड लोरी ने। जो सॉल्यूशन में एच आयन डोनेट करेंगे, एच आयन डोनेट इन इक्वल सॉल्यूशन, वो एसिड है, और जो एच आयन गेन करेंगे वो बेस है। ये देखिए क्लियर है, क्लियर है, क्लियर है। बच्चों ने कहा हाँ सर डिफिनीशन क्लियर है। फिर मैंने यहां पर एक आपको बात बताई, वो क्या है, गौर सुनिएगा। एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर। ये क्या होता है जरा समझो, गौर सुनिएगा। एसिड से जब एक प्रोटॉन निकाल दो तो जो बनता है उसको उसका कॉन्जुगेट बेस कहते हैं। क्या करना है, एसिड से एक प्रोटॉन निकाल दो, और एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। जैसे ये देखो एस्टिक एसिड है, अब इससे एक प्रोटॉन निकाल दो, तो जब आप इससे एक प्रोटॉन निकाल दोगे तो ये ऐसा हो जाएगा। तो ये क्या है, एसिड।
और ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस। एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद जो भी बचेगा उसको कॉन्जुगेट बेस कहोगे, ये देखो। और इन दोनों को, ये होते हैं एसिड बेस पेयर, एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस का पेयर, ये हुआ पेयर। तो एसिड से एक प्रोटॉन निकालने के बाद कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, इतना आप ध्यान रखिएगा। अब धीरे धीरे सीएचडी देना स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों, सीएचडी नंबर 1, सीएचडी नंबर 1 क्या है, एसिड से एक प्रोटॉन निकालोगे, सिर्फ एक प्रोटॉन निकालने के बाद क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट बेस बनेगा और प्लस HN, ठीक है ना। इसी तरह बेस से एक प्रोटॉन गेन करने पर ऐसे क्या बनेगा, उसका कॉन्जुगेट एसिड बनेगा। ये प्रोटॉन गेन करेगा ऐसे, और ये प्रोटॉन रिलीज करेगा ऐसे। तो एसिड से एक प्रोटॉन निकालने से उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर बनता है, ये देखो। अब जैसे ये देखो, कार्बोनिक एसिड है, अब आपने इससे एक प्रोटॉन निकाला, फिर आपने इससे एक और प्रोटॉन निकाला, और ये आ गया कार्बन। अब मैं बोलूं एसिड बेस पेयर बनाओ, तो बताओ क्या एसिड बेस पेयर बनाओगे, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, बताओ बच्चों, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, कार्बोनेट आयन या बाइकार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन है और ये बाइकार्बोनेट आयन है, इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा। तो एक प्रोटॉन इससे कम कर दो, एक प्रोटॉन कम करने पर जो आता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। अब इसका कॉन्जुगेट बेस कौन होगा, यहां पे ये क्या कर रहा है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, तो यहां पर ये क्या है, एसिड है, प्रोटॉन रिलीज कर रहा है, और यहां पर ये क्या है, कॉन्जुगेट बेस है। तो कोई ऐसा भी हो सकता है जो एसिड भी हो और कहीं दूसरी रिएक्शन में बेस भी हो। देखो भाई, इसने प्रोटॉन रिलीज किया तो ये एसिड है, ये इसका कॉन्जुगेट बेस आ गया। अब इस रिएक्शन में देखो, ये प्रोटॉन रिलीज कर रहा है तो ये एसिड है और ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, तो इसमें ये पेयर बनेगा। क्या ये पेयर सही है, बताओ बच्चों, क्या ये पेयर सही है, यस या नो, यस या नो, क्या ये पेयर सही है कॉन्जुगेट एसिड बेस पेयर का? नहीं, इसमें 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, और यदि 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है तो सही नहीं है। यदि 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है तो सही नहीं है, तो सही नहीं है। यदि 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है, तो यदि 2 प्रोटॉन का डिफरेंस है तो सही नहीं है, ये एसिड बेस पेयर नहीं है। तो एसिड बेस पेयर मतलब एसिड कॉन्जुगेट बेस पेयर, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर में एक प्रोटॉन का डिफरेंस होता है। एसिड एक प्रोटॉन निकालेगा और बेस एक प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे ये देखो, अमोनिया है, अमोनिया क्या कर रहा है, एक प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, क्या आया, अमोनियम आयन। तो ये क्या है, बेस, और ये क्या है, कॉन्जुगेट एसिड। और ध्यान रखना, इसकी जरूरत पी ब्लॉक में पड़ेगी, ये पूरे कॉन्सेप्ट की। पी ब्लॉक में मैं इससे बहुत सारी रिएक्शन करा दूंगा ऐसे ही। अच्छा नहीं, ओफ सॉरी, आपके यहाँ तो फिजिकल की पढ़ा रहा हूँ। ये देखिए रिकॉर्डेड होने की वजह से देखो सदमे आ रहे हैं, है ना, पता नहीं कहाँ खो गया था कदमों में। चलिए इधर आइए, एक्चुअल में एक बैच में इनऑर्गेनिक भी पढ़ा रहा हूँ ना लक्ष्य में, तो याद आ गया मुझे। इधर ध्यान दो यार, देखो
अमोनिया, एक प्रोटॉन गेन करा, अमोनियम आयन आ गया, तो ये बेस है, और प्रोटॉन गेन करके इसने क्या बना दिया, कॉन्जुगेट एसिड। तो बेस एक प्रोटॉन गेन करने पर जो बनाएगा उसको उसका कॉन्जुगेट एसिड कहेंगे। तो इसका पेयर कौन हुआ, ये हुआ अमोनिया का पेयर अमोनियम आयन, ऐसे ये पेयर बना, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। ये क्या है, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर है, ये है बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर है, ये देखो इस तरह से। ठीक है, क्लियर है। बच्चों ने कहा नहीं सर एक एग्जांपल और दो, मैंने कहा एक और ले लो। ये देखो आप लोगों ने ऑर्गेनिक में अभी पढ़ोगे, हैं अभी आप पढ़ोगे, इसको कहते हैं एनिलीन, और ये प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, और ये क्या बना रहा है, एनिलीनियम आयन, ऐसे। तो ये क्या हुआ, इसका कॉन्जुगेट एसिड, ये देखो, और ये क्या है, बेस। तो ये एनिलीन है और ये एनिलीनियम आयन है, तो ये क्या है, बेस कॉन्जुगेट एसिड पेयर। अब बच्चों ने कहा सर ठीक है आपकी बात मान ली, मगर अब आप क्वेश्चन बताओ, अब आप क्वेश्चन बताइए। तो मैंने कहा क्वेश्चन भी कर लेते हैं, बताइएगा। ठीक है, सेलेक्ट, ठीक है, कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4, ऑप्शन सल्फेट आयन, ऑप्शन 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 बताओ दोस्त क्या आंसर आएगा, जल्दी बताओ, पानी की बोतल लेके आता हूं। हाँ बच्चों बताइए, बताइए। अच्छा मतलब रिकॉर्डेड है तो बताओगे नहीं है, इतनी बदमाशी, बिना मार खाए रहोगे थोड़ी ना तुम, जल्दी बताओ। तो क्या आएगा, जब एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करता है, जब एसिड एक प्रोटॉन रिलीज करता है उसके बाद जो बनता है वो उसका कॉन्जुगेट बेस होता है। तो ये एसिड है और ये इसका क्या हुआ, कॉन्जुगेट बेस। आपने कहा है कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 कौन है, सेलेक्ट द कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4। तो यार दोस्त कॉन्जुगेट बेस ऑफ H2SO4 कौन है, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, है ना। बोतल दे दो, वो बंद कर देना। IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, IIT बॉम्बे, सही है कि नहीं। यस बिल्कुल सही है, क्लियर। तो बच्चों ने कहा सर, मैंने कहा क्या, बच्चों ने कहा सर एक क्वेश्चन और दे दो, मैंने कहा दे देंगे यार। सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ बेस कॉन्जुगेट एसिड, ऑप्शन सही से बताइएगा बच्चों।
ऑप्शन अच्छे से बताना है, गड़बड़ नहीं करना है। बताओ बताओ, आंसर बताओ, आंसर बताओ। आईटीएंस इंजीनियर, आंसर बताओ जल्दी और सही, नहीं तो बताओ। सेलेक्ट करेक्ट पेयर ऑफ बेस एसिड कॉन्जुगेशन, बेट कॉन्जुगेट एसिड। अब गौर से यहां बात पकड़ो, यहां लिखा है बेस कॉन्जुगेट एसिड, इसका मतलब ये वाला आंसर है। ये आंसर नहीं होगा, ये एसिड कॉन्जुगेट बेस लिखा है, समझ पाए? यहां पर एसिड और एसिड का कॉन्जुगेट बेस लिखा है, और हमें क्या सेलेक्ट करना है? हमें क्या सेलेक्ट करना है? बेस और कॉन्जुगेट एसिड, वो तो सी है। हमें बेस चाहिए और बेस का कॉन्जुगेट एसिड चाहिए, वो कौन है? सी है। और एक ऐसा मॉलिक्यूल जिसका तुम पहचान नहीं पाओगे, यदि पेपर में आ जाए तो तुम उसको पहचान नहीं पाओगे। क्यों? बताता हूं। तुम तो छोड़ो, मान लो अब हम इतने साल हो गए, मगर यदि जब मैं भी पढ़ रहा था तो मुझे भी इसमें दिक्कत आती थी। देखो, एक होता है बोरिक एसिड, इसको कहते हैं बोरिक एसिड, ये, और इसका फिगर ये होता है ऐसे, ये बोरिक एसिड है। इसमें चेक करो 6 इलेक्ट्रॉन है, जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है, ये इलेक्ट्रॉन डिफिशियंस है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है। टोटल 6 इलेक्ट्रॉन है। जब इसको पानी में डाला जाता है तो ये एसिड है, मगर ये प्रोटॉन इशू नहीं करता है। जनरली एसिड पानी में डालने जाने पर क्या करते हैं? प्रोटॉन इशू करते हैं, मगर ये नहीं करता है। ये कहता मैं नहीं करूंगा। तो लोगों ने कहा भैया तुम क्यों नहीं करोगे, तुम्हें क्या दिक्कत है? उसने कहा हमारा ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, पहले मैं ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा, पहले मैं ऑक्टेट कंप्लीट करूंगा। तो पानी में डालने पर ये क्या करता है? पानी से OH आयन को गेन कर लेता है, पानी से OH आयन को गेन कर लेता है ऐसे। और यदि पानी से OH आयन हटा दोगे तो H आयन सोल्यूशन में रह जाएगा। भाई वाटर इस तरह से आयोनाइज होता है। अब OH आयन इसने गेन कर लिया तो H आयन सोल्यूशन में बढ़ गए, और H आयन सोल्यूशन में बढ़ गए तो सोल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। सोल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक है। सोल्यूशन कैसा हो गया? एसिडिक। चेक करो। तो सबसे पहली बात, ये इस तरह से पानी में प्रोटॉन इशू करता है। अब यदि मैं इसका बोलूं तो जो मैं थ्योरी इतनी देर से बता रहा था वो थ्योरी इस पर फिट नहीं बैठेगी, इस पर फिट नहीं बैठेगी। ये ऐसे आया है, बोरिक एसिड ये है और इसका कॉन्जुगेट ये है। ये देखो, यदि कहीं ऑप्शन में ये हुआ तो बेटा तुम गलत जरूर करोगे। और तुम क्या, हम भी गलत करते हैं, तुम्हारी जगह हम पढ़ रहे होते। क्यों? क्योंकि यार जर्नली क्या होता है, जर्नली क्या होता है, जब आप एसिड को पानी में डालते हो तो वो प्रोटॉन लूज करता है। और क्यों करता है? क्योंकि उसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। मगर इस भाई का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, इस वजह से वो ऐसा करके पहले अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। क्या करता है? ऑक्टेट कंप्लीट करता है। 8 इलेक्ट्रॉन अपने में करता है। इस वजह से ये आपको एक अलग तरह का डिसोसिएशन दिख रहा है, मगर उसमें उसकी गलती नहीं है। पहले वो ऑक्टेट कंप्लीट करेगा ना,
और बाकी जितने भी एसिड डालते हो उन सबके पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है, चेक कर लो, उन सबके पहले से ही ऑक्टेट कंप्लीट है। तो इसका एसिड और उसका कॉन्जुगेट बेस पेयर ये होगा, ये एसिड हुआ और ये इसका कॉन्जुगेट बेस पेयर हुआ। और वो थ्योरी देखो इसमें नहीं लग रही है, प्रोटॉन लूज करने पर कॉन्जुगेट बेस आ रहा हो। कहीं प्रोटॉन लूज करने पे कॉन्जुगेट बेस आ रहा है? नहीं आ रहा है? तो जरा ध्यान रखना इस थ्योरी के, ठीक है। तो ये देखो बोस्टन एंड लोरी का बहुत मस्त एग्जांपल है, इसको ध्यान रखिएगा। उस जगह पे मैं लिख भी देता हूं, जैसे आपको ये बात ध्यान ना है। पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये बोरिक एसिड है, ठीक है, ये एसिड है और इसका कॉन्जुगेट ये होगा, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है, ध्यान रखिएगा। और रीजन क्या है? क्योंकि ये इस तरह से कॉन्जुगेट बनाता है। और क्यों बनाता है ये सारी बात तो मैंने अब आपको बता दी है ना, ऐसे, ठीक है। तो इसको ध्यान रखिएगा। चलो, बच्चों ने कहा सर ठीक है, एसिड बेस पेयर वाला काम कर लेंगे। हमने कहा पक्का कर लोगे? बच्चों ने कहा अरे सर बिल्कुल कर लेंगे, ऐसी क्या बात है, आप क्वेश्चन दे के पूछ लो। मैंने कहा लो करो, अच्छे से करिएगा। द कॉन्जुगेट एसिड ऑफ अमोनिया एमीन आयन, करो भाई क्वेश्चन, 1985 में आया है, करो मेरे दोस्त, आंसर बताओ। सब बच्चे आंसर दें, ये मत देखें, कमेंट पे आंसर दो। आपके पास कमेंट बॉक्स होता है ना, उस पे आंसर लिखो, है ना, या अपनी कॉपी पे सॉल्व करो। यदि मैं कहता हूं तो तुरंत कॉपी पे सॉल्व कर लो। अब कमेंट देने से कोई फायदा है नहीं, रिकॉर्ड लाइव तो चल नहीं रहा है, तो आप अपनी कॉपी पे लिखो। जैसे ही मैं कहता हूं इसको करो तो कर जरूर लो, ऐसा नहीं कि अच्छा बैठे हैं, नहीं, करो तो करो, ठीक है, करिए। बताइए इसका कॉन्जुगेट एसिड क्या होगा? कॉन्जुगेट एसिड दोस्त कैसे मिलता है? प्रोटॉन एक्सेप्ट करने से। तो प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओ इसको, ओ, तो जब प्रोटॉन एक्सेप्ट कराओगे तो ये क्या बनाएगा? अमोनिया। तो ये इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया, है कि नहीं? बच्चों ने कहा सर हम एक क्वेश्चन और करेंगे। हमने कहा भाई कर लो, तुम्हें कौन रोकेगा, करिए, आंसर बताइए। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इतना, इसका कॉन्जुगेट बेस बताना है। तो प्रोटॉन लूज करने से क्या मिलेगा? कॉन्जुगेट बेस मिलेगा। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ इतना इज, ये आंसर हो गया। इसका कॉन्जुगेट बेस पूछ रहा है, तो प्रोटॉन लूज करने से कॉन्जुगेट बेस आता है, इसका मतलब वो इसको एसिड समझ बैठा है। द कॉन्जुगेट बेस ऑफ HSO4 निगेटिव इन इक्वल सोल्यूशन, ठीक है कि नहीं? बच्चों ने कहा सर ठीक है कर देंगे। किसी बच्चे का मन कर रहा है सर हम एक और क्वेश्चन बताएंगे, इस टॉपिक से रिलेटेड है क्या कोई? नहीं, चलिए अब आगे पढ़ाते हैं, फिर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे, ठीक है। अब देखो लास्ट एंड फाइनल थ्योरी, 3 थ्योरी हमारे पास है सिलेबस में। लुईस कॉन्सेप्ट, इन्होंने क्या बताया है बताइए? इनका क्या कहना था, एसिड कौन है और बेस कौन है? इनके हिसाब से एसिड कौन होता है और इनके हिसाब से बेस कौन होता है? इनके हिसाब से एसिड कौन, इनके हिसाब से बेस कौन? तो गौर सुनिएगा, एसिड कौन होता है? जो लोन पेयर, लोन पेयर, लोन पेयर का मतलब होता है दो अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर,
दो इलेक्ट्रॉन हो जो अनबॉन्डेड हो, अनबॉन्डेड इलेक्ट्रॉन, उन्होंने बॉन्ड ना बना रखा हो, तो लोन पेयर एक्सेप्टर, लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं और लोन पेयर डोनर बेस होते हैं। लोन पेयर डोनर बेस होते हैं और लोन पेयर एक्सेप्टर एसिड होते हैं इनके हिसाब से। फॉर एग्जाम्पल जैसे ये देखो, अमोनिया क्या है, लोन पेयर है। अब ये अमोनिया यदि मिले BH3 को, तो अब आप बताओ जरा इसके पास क्या है, इसका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, बोरान है, 6 इलेक्ट्रॉन है, तो ये अपने लोन पेयर इसको देगा। तो यहां पर अमोनिया क्या कर रहा है, यहां पर अमोनिया अपने लोन पेयर दे रहा है, किसको, इसको। तो जो लोन पेयर दे रहा है वो क्या हुआ, लुईस बेस हो गया। जो लोन पेयर ले रहा है वो क्या हुआ, लुईस एसिड हो गया। और जो प्रोडक्ट बना उसको अडक्ट बोलते हैं। ये देखो, उसको अडक्ट बोलते हैं। अमोनिया ने लोन पेयर दिया तो लुईस बेस हो गया, लोन पेयर डोनर बेस। और BH3 ने लोन पेयर लिया तो वो क्या हो गया, लुईस एसिड हो गया। देख लीजिए, क्लियर है कि नहीं। तो लुईस कॉन्सेप्ट ऐसे चलता है, आप चाहें तो देख सकते हैं। देखो इस तरह से। अब इस पे बताइए, कोशिश करिए और आंसर बताइए। देखो ये वाटर है, वाटर जब पानी में जाता है तो इस तरह से हाइड्रोनियम आयन बनाता है। ये हाइड्रोनियम आयन है ऐसे। अब यदि मैं पूछूं हाइड्रोनियम आयन में एसिड कौन है, बेस कौन है, आपके हिसाब से हाइड्रोनियम आयन में एसिड कौन है, बेस कौन है, आपके हिसाब से बताओ। तो कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वाटर, तो ये लुईस बेस हुआ। कौन लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, H आयन, तो ये लुईस एसिड हुआ। कौन लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, H आयन, तो लुईस एसिड हुआ। कौन लोन पेयर डोनेट कर रहा है, वाटर, तो वो लुईस बेस हुआ। देखो क्लियर है कि नहीं, इनकी थ्योरी क्लियर है कि लोन पेयर जो डोनेट करेगा वो लुईस बेस और लोन पेयर जो एक्सेप्ट करेगा वो लुईस एसिड। क्लियर। अब यहां पर एक बात आती है, यदि ऐसे डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया गया तो हम क्या बताएंगे, जरा समझिए। CSD नंबर 2, CSD नंबर 2, यदि ऐसे डायरेक्ट पूछ लिया गया तो हम क्या बताएंगे कि कैसे बताएं। कैसे पूछ लिया गया कि यार अब ये बताओ कि ये मॉलिक्यूल लुईस एसिड है या लुईस बेस। मतलब जैसे ये देखो, अब उन्होंने इसके बारे में डायरेक्ट पूछ लिया, अब इससे पूछ रहे हैं कि बताना है ये क्या है, लुईस बेस है, लुईस एसिड है, क्या है, या हम नहीं कह सकते कुछ, या इनमें से कुछ नहीं। तो ऐसी सिचुएशन में हम क्या करेंगे, तो गौर से इस बात को जरा समझिएगा। पॉइंट नंबर 1, यदि कोई लुईस एसिड है तो वो क्या कर रहा है, लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है। और दोस्त यदि लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है तो लोन पेयर रखने की कहीं जगह भी तो होनी चाहिए भाई। यदि मैंने लोन पेयर लिए तो लोन पेयर रखने की जगह होनी चाहिए ना। यदि मैंने किसी से बुक ली तो बैग में जगह होनी चाहिए ना बुक रखने की। तो यदि ये लोन पेयर एक्सेप्ट कर रहा है, इसका मतलब मॉलिक्यूल के पास क्या होना चाहिए, वैकेंट ऑर्बिटल होना चाहिए। यदि वैकेंट ऑर्बिटल है तो वो लुईस एसिड की तरह काम कर सकता है। और साथ साथ में यदि इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है
तो यार और तेजी से काम कर सकता है कि नहीं? तो यदि कोई लुईस एसिड होगा तो कैसे चेक करोगे? उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल हो, ये नेसेसरी कंडीशन है, ये जो है नेसेसरी कंडीशन है, और साथ साथ में इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट है तो और तेजी से गेन करेगा। अब मान लो कोई लुईस बेस है, तो हमको कैसे पता चलेगा वो लुईस बेस है? लुईस बेस क्या होते हैं? लोन पेयर डोनर होते हैं। तो पहली बार लोन पेयर डोनर है तो लोन पेयर होना चाहिए, तभी तो डोनेट कर पाएगा। तो इसके पास क्या है? मिनिमम एक लोन पेयर हो, मिनिमम एक लोन पेयर हो, और साथ साथ में ऑक्टेट कंप्लीट हो। यदि ऑक्टेट कंप्लीट होगा तभी तो हम किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन शेयर कराएंगे। यदि हमारा खुद का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो हम किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन कैसे दे सकते हैं? नहीं देंगे। बताओ, हम क्या किसी दूसरे को इलेक्ट्रॉन दे सकते हैं? नहीं देंगे यार दोस्त, है कि नहीं? तो यदि कोई डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा तो ये चीजें चेक करेंगे। किसी ने पूछा ये मॉलिक्यूल लुईस एसिड होगा या लुईस बेस होगा या क्या होगा, तो हम ये चेक करेंगे। यदि लुईस एसिड की बात कर रहा है तो वैकेंट ऑर्बिटल हो, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हो। लुईस बेस की बात कर रहा है तो मिनिमम एक लोन पेयर हो और साथ में उसका ऑक्टेट कंप्लीट होना चाहिए, जैसे ये। अब आप चेक करो और आंसर बताओ, जल्दी से आंसर बताइए इस क्वेश्चन का। 1 सेकंड देता हूं। अब देखो यार, आपने आंसर तो बता ही दिया होगा, है ना? तो चलो मैं भी बता देता हूं। देखो यार, बोरान के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और यदि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है तो इसका मतलब वो क्या है? लुईस एसिड है। वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है, वो लुईस एसिड की तरह बिहेव कर सकता है। क्यों? क्योंकि उसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, और साथ साथ में वैकेंट ऑर्बिटल है, साथ साथ में वैकेंट ऑर्बिटल हो। देखो सेकंड पीरियड में बोरान और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। सेकंड पीरियड में बोरान और बेरिलियम के पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। इसके बाद सबके पास होते हैं। सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरान और बेरिलियम के पास होते हैं, और इसके बाद सबके पास होते हैं। यदि मान लो थर्ड पीरियड है, फोर्थ पीरियड है, फिफ्थ पीरियड है, इन सब में सबके पास होते हैं, इन सब में सबके पास वैकेंट ऑर्बिटल होते हैं। तो सेकंड पीरियड में सिर्फ बोरान और बेरिलियम के पास होते हैं, और देखो बोरान लिखा है तो इसका मतलब उसके पास वैकेंट ऑर्बिटल भी हैं। तो वैकेंट ऑर्बिटल है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, तो लुईस एसिड है, लुईस एसिड है। देखो वैकेंट ऑर्बिटल भी है, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट भी है, तो लुईस एसिड है कि नहीं? तो जरा देखो यार, हम लोगों ने ये बात कर ली कि लुईस एसिड बेस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अब इसके बाद नेक्स्ट नंबर की हेडिंग, छोटी छोटी हेडिंग है ना, उनको हम लोग पहले कवर कर लेते हैं। इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? नेक्स्ट हेडिंग। बता बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? क्या कोई बच्चा बता सकता है कि इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है बताइए। तो जरा गौर से देखिएगा, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है। देखो बच्चों, इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? ये हमारा एक्वस सॉल्यूशन है। इसमें हमने क्या किया, कोई कंपाउंड डाल दिया AB, ऐसे। अब यदि वो पानी में आयोनाइज हो जाता है तो बस उस सॉल्यूशन को इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं।
ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिसमें आयन प्रेजेंट होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। ऐसा कोई भी सॉल्यूशन या सॉल्वेंट जिसमें आयन प्रेजेंट होते हैं उसको इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, है ना। क्या हो, यदि सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में आयंस प्रेजेंट हैं तो ऐसे सॉल्यूशन या सॉल्वेंट को हम नाम दे देते हैं इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोलाइट। यदि सॉल्यूशन में आयंस प्रेजेंट हैं तो हम उसको इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। यदि सॉल्यूशन में आयन प्रेजेंट हैं, सॉल्वेंट में आयन प्रेजेंट हैं, तो हम उसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। हम उसको क्या कह देते हैं? इलेक्ट्रोलाइट कह देते हैं। ये देखो इस तरह से, ऐसे। अब यार बताओ, जैसे HCl का सॉल्यूशन, अब HCl आयोनाइज होगा तो आयन होंगे तो इलेक्ट्रोलाइट है। NaOH का सॉल्यूशन, NaOH आयोनाइज होगा तो आयन होंगे, इलेक्ट्रोलाइट है। एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन, एस्टिक एसिड आयोनाइज होगा तो आयन है, इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन, सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज होगा तो इलेक्ट्रोलाइट है। तो ऐसा कोई भी सॉल्यूशन जिसमें आयन हो, अब HCl का सॉल्यूशन होगा तो HCl आयोनाइज होगा, ठीक है। NaOH का सॉल्यूशन होगा तो NaOH आयोनाइज होगा, एस्टिक एसिड का सॉल्यूशन होगा तो एस्टिक एसिड आयोनाइज होगा, सोडियम कार्बोनेट का सॉल्यूशन होगा तो सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज होगा। तो ये क्या है? इलेक्ट्रोलाइट है कि नहीं। मगर यदि हम आपसे कहें कि कोई सॉल्यूशन है इथाइल अल्कोहल का, अब ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है क्योंकि इथाइल अल्कोहल थोड़ी आयोनाइज होता है ना। अब कोई सॉल्यूशन है हमारा किसका? लिक्विड, ये देखो लिक्विड बेंजीन, अब बेंजीन थोड़ी आयोनाइज होता है तो ये इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। भाई बेंजीन आयोनाइज होता है? नहीं होता है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है। यदि मैं पूछूं, ये देखो गौर सुनिएगा, ये देखो लिक्विड, ठीक है। अब मैंने कहा लिक्विड नेप्थलीन, ये देखो लिक्विड नेप्थलीन, अब क्या ये इलेक्ट्रोलाइट है? नहीं। क्यों? क्योंकि ये आयन नहीं दे सकता। तो जो आयन देते हैं उनको इलेक्ट्रोलाइट बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैं क्वेश्चन पूछूं, सेलेक्ट इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन, ऑप्शन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ, देखो इक्वल सॉल्यूशन ऑफ H2SO4, ऑप्शन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है, सोडियम कार्बोनेट, ऑप्शन इक्वल सॉल्यूशन ऑफ लिक्विड टॉयलिन, ऑप्शन लिक्विड, ठीक है, हेक्सेन। अब बताओ आप, इसमें से कौन कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हैं? बताओ, कमेंट तो है ही नहीं उधर, इधर ही बताओ यार, कैमरे से ही बताओ, अपनी कॉपी बताओ कौन कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हैं। कौन कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हैं? जल्दी बताइए, कौन कौन से सॉल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट हैं, बताएं। तो देखो H2SO4 आयोनाइज होता है तो इलेक्ट्रोलाइट है, सोडियम कार्बोनेट आयोनाइज होता है, इलेक्ट्रोलाइट है, टाइलुइन आयोनाइज होता है, नहीं, इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, हेक्सेन आयोनाइज होता है, नहीं, तो इलेक्ट्रोलाइट नहीं है, ठीक है।
जो भी जिसमें भी आयंस होंगे वो सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट है, वो सॉल्यूशन वो सॉल्वेंट इलेक्ट्रोलाइट है। अब जैसे मैं ये पूछूं वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं, बताओ। वाटर इज ए इलेक्ट्रोलाइट या नॉट इलेक्ट्रोलाइट? बताओ, वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं? वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं? तो क्या वाटर में आयन होते हैं, वाटर सॉल्वेंट? तो यार वाटर एच आयन और ओ एच आयन तो देता ही है, आयन तो होते हैं। वाटर इलेक्ट्रोलाइट है या नहीं? तो वाटर इलेक्ट्रोलाइट है। क्यों? आयन तो देते हैं ना, वाटर इस तरह से आयोनाइज होता है ना, सेल्फ आयोनाइजेशन, और वाटर आयोनाइजेशन कर रहा है तो इलेक्ट्रोलाइट है। आयन होने चाहिए तो इलेक्ट्रोलाइट है, तो वाटर भी एक इलेक्ट्रोलाइट है ना। अब बात आती है टाइप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट की। इलेक्ट्रोलाइट दो तरह के होते हैं। इलेक्ट्रोलाइट जो होते हैं दो तरह के होते हैं। बताओ जरा कौन कौन से तरीके से, यदि किसी बच्चे को पता हो तो बताइए कौन कौन से तरीके। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एक वीक इलेक्ट्रोलाइट, एक स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अब ये वीक इलेक्ट्रोलाइट और स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है जरा समझिए अच्छे से। देखो ये जो कम आयोनाइज होते हैं उनको वीक इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं, जो ज्यादा आयोनाइज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। आयन तो होंगे ही, तो जिनका आयोनाइजेशन कम होता है, मतलब ऐसे कंपाउंड जो पानी में कम आयनाइज होते हैं, तो वो कम आयन देंगे, कम आयन देंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। तो क्या होगा, दोज, ठीक है, स्पीसीज which is less ionized या not completely ionized, ionized in solvent। जो पूरी तरह से आयोनाइज नहीं होते हैं तो उनके आयन कम आएंगे तो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। ऐसे कौन होंगे जो पूरी तरह से आयोनाइज कौन नहीं होता है, वीक एसिड, जैसे एस्टिक एसिड, फार्मिक एसिड, जितने ऑर्गेनिक एसिड हैं सब वीक हैं। HCN, बेंजोइक एसिड, ये सब वीक एसिड होते हैं, सभी ऑर्गेनिक एसिड वीक एसिड होते हैं। फास्फोरस के सभी एसिड वीक एसिड होते हैं, फास्फोरस के सभी एसिड वीक एसिड होते हैं, जितने भी आप फास्फोरस के एसिड लिखोगे सब वीक होते हैं। ये देखो ये सब वीक एसिड। नाइट्रस एसिड वीक होता है, नाइट्रोजन में सिर्फ नाइट्रिक एसिड स्ट्रांग होता है, बाकी वीक होते हैं। ये देखिए, तो जितने भी वीक एसिड है वो कम आयोनाइज होंगे तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। जितने भी वीक बेस हैं वो कम आयोनाइज होंगे, वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बोले जाएंगे। वीक बेस, तो वीक बेस कौन है, अमोनियम हाइड्रोक्साइड। जितने भी ऑर्गेनिक एमीन है वो सब के सब वीक बेस हैं, जितने भी ऑर्गेनिक एमीन है वो सब के सब वीक बेस हैं। ये देखो एनिलीनियम हाइड्रोक्साइड, तो वीक बेस कम आयोनाइज होंगे,
तो वो वीक इलेक्ट्रोलाइट होंगे। अब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होते हैं? अप्रॉक्स 100% आयोनाइज इन वाटर या इन सॉल्वेंट। जो 100% के आसपास आयनाइज होते हैं उनको स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कहते हैं। क्यों? क्योंकि वो पानी में ज्यादा आयन देंगे। कौन? स्ट्रॉन्ग एसिड। स्ट्रॉन्ग एसिड बहुत ज्यादा नहीं होते हैं। H2SO4 होता है, नाइट्रिक एसिड होता है ना, हाइड्रोजन के एसिड होते हैं, ये देखिए HCl है। तो जितने स्ट्रॉन्ग एसिड हैं वो सब 100% आयोनाइज हो रहे होंगे, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। स्ट्रॉन्ग बेस वो भी 100% आयोनाइज हो रहे होंगे, तो वो भी स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। और दोस्तों क्या? सॉल्ट। सॉल्ट भी जनरली क्या होते हैं? 100% आयोनाइज होते हैं, तो वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। वो सब के सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट में आ गए। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो 100% आयोनाइज हो रहा है। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट कौन होगा? जो 100% आयोनाइज हो रहा है। वो सब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होंगे, उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे, है कि नहीं? उनको हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बोलेंगे। क्यों? क्योंकि वो 100% आयोनाइज हो रहे होंगे। बच्चों ने कहा ठीक है सर। मैंने कहा फिर क्वेश्चन बताओ। सेलेक्ट एग्जाम्पल ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। ए, वीक इलेक्ट्रोलाइट का एग्जाम्पल देना है, बताइएगा। H2SO4 सॉल्यूशन, बी बेंजोइक एसिड का सॉल्यूशन, सी ठीक है HCN का सॉल्यूशन, डी आप लोगों को अच्छे से बताना है, ठीक है H3PO4 का सॉल्यूशन। बताओ वीक इलेक्ट्रोलाइट कौन कौन है? मोर देन वन का आंसर है। हाँ पता चला, एक ढूंढना है वो जबरदस्ती। मोर देन वन। बताओ दोस्तों, वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन कौन है? वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन कौन है? बताओ, बताइए, बताइए कि वीक इलेक्ट्रोलाइट इनमें से कौन कौन है। तो यार ऑर्गेनिक एसिड जितने होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, और ये फास्फोरस का एसिड है। फास्फोरस के सारे एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। फास्फोरस के सारे एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं। तो सिंपल सी बात है, ये क्या होगा? वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा। क्यों? क्योंकि फास्फोरस के सारे एसिड वीक इलेक्ट्रोलाइट होते हैं, तो यार ये वीक इलेक्ट्रोलाइट होगा, है कि नहीं? बात समझ गए? तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट और वीक इलेक्ट्रोलाइट हम लोगों ने पकड़ लिए कि हाँ यार स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं और वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं। इस बात को हम लोग जान गए हैं। तो अब और आगे चलते हैं, जरा देखो देखना बच्चों, अगली हेडिंग क्या है? डिसोसिएशन। कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस। अब ये देखते हैं ये क्या होता है, इसको समझते हैं। देखो यार
वीक एसिड की बात करते हैं, और इस साइड में वीक बेस की बात करते हैं। बताओ भाई कैसे करोगे, तो गौर से देखिए जरा कैसे करोगे। यार एक वीक एसिड है HA, और ये क्या आया H आयन A आयन। अब यदि वीक एसिड है तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी ना भाई, कुछ आयोनाइज पार्ट होगा, कुछ आयोनाइज अनआयोनाइज पार्ट होगा, तो उनके बीच में क्या होगी, इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज होगी ऐसे। तो अब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ये देखो, ऐसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट आ गया, आया कि नहीं आया। हमने क्या किया, ये एक इक्विलिब्रियम है भाई, वीक एसिड है तो पार्सली आयोनाइज हो रहा है, तो इक्विलिब्रियम स्टेबलाइज है ना, HA इक्वल टू रिवर्सेबल H आयन एंड A आयन, और मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दिया ऐसे। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को नाम दे दिया जाता है Ka। क्यों, क्योंकि ये डिसोसिएशन स्पेसिफिक डिसोसिएशन है। स्पेसिफिक डिसोसिएशन है मतलब सिर्फ वीक एसिड का डिसोसिएशन है, तो सिर्फ वीक एसिड का डिसोसिएशन है, इसलिए इसको एक नया नाम दे दिया गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक एसिड। और जबकि ये क्या है, एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, बस हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नए नए नाम देते जा रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के नए नए नाम देते जा रहे हैं, है ना। तो ये है कि एक ही चीज के हम कई नाम दे देते हैं, और क्यों दे रहे हैं, क्योंकि अब वो स्पेसिफिक एक ही रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, स्पेसिफिक एक ही टाइप की रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, और वो किस टाइप की रिएक्शन है, वीक एसिड के डिसोसिएशन का। तो अब हम इसको Ka कह देते हैं। तो ध्यान रखिएगा Ka क्या है, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसका मतलब ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, यदि टेम्परेचर चेंज नहीं हो रहा है तो ये हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। क्यों, क्योंकि ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। अब डिट्टो इसी तरह से इसको डिसोसिएट करा दो, मान लो कोई वीक बेस है, ऐसे ये देखो, तो ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकला ऐसे। अब इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को हमने क्या नाम दे दिया, Kb। क्यों, क्योंकि ये सिर्फ वीक क्योंकि ये सिर्फ वीक बेस का है, क्योंकि ये सिर्फ वीक बेस के लिए आया है, तो इसका नाम रख दिया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस नाम रख दिया। इसके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम रख दिया गया डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ वीक बेस, और ये भी क्या है, ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर, ठीक है ना, इतनी बात क्लियर है। वीक एसिड का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वीक बेस का डिसोसिएशन कांस्टेंट, वो दोनों ही इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होते हैं, बस हम उनके नॉमेनक्लेचर कर देते हैं, वीक एसिड वाले को Ka कह देते हैं और वीक बेस वाले को Kb कह देते हैं, इस तरह से, ठीक है। चलो अब जरा देखो यार बच्चों, अब आगे क्या करना है और कैसे करना है, ध्यान दीजिए। अब हम लोग पढ़ते हैं इसी में एक और बात, वो क्या है,
इसी में एक और बात पढ़ते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर, ये क्या होता है अब इसको बताते हैं। ये क्या होता है आपको अब ये बात बताई जाती है, गौर से देखिए। देखो यार, वाटर जो है वो हमारा पुअर इलेक्ट्रोलाइट है, मतलब बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत वीक इलेक्ट्रोलाइट है। मतलब 10,000 मॉलिक्यूल में से एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है, एक मॉलिक्यूल डिसोसिएट। दस हजार मॉलिक्यूल में से सिर्फ एक सिंगल मॉलिक्यूल डिसोसिएट होता है। तो ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है, बहुत पुअर इलेक्ट्रोलाइट है वाटर। मगर यार डिसोसिएट तो होता ही है, और जब डिसोसिएट होता है तो उसमें इक्विलिब्रियम आई, ऐसे। ये देखो, अब आप ये बताओ कि यहां पर हो क्या रहा है, बॉन्ड ब्रेक हो रहा है। वाटर में कोवेलेंट बॉन्ड होते हैं, ये तुम भी जानते हो, हम भी जानते हैं। तो यदि ये डिसोसिएट हो रहा है, इसका मतलब क्या है कि कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है। तो दोस्त, जब ये कोवेलेंट बॉन्ड को ब्रेक कर रहा है तो प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। प्रोसेस कैसा होगा, एंडोथर्मिक होगा। तो डेल्टा एच इसका कैसा आएगा, पॉजिटिव। अब यार इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाल दो। तो जब हम इसका भी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालते हैं तो ऐसा आता है, ऐसे। जितने भी तरह के तुम कांस्टेंट पढ़ते हो, सभी के सभी इक्विलिब्रियम कांस्टेंट ही होते हैं, आप देखते जाना। अब जरा देखो यार बच्चों, इस चीज को मैं ऐसे लिख लूं तो क्या किसी बच्चे को बुरा लगेगा? और आप सभी बच्चों को पता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट में प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता। आप चाहें तो इसको हटा भी सकते हैं, आप चाहें तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, ऐसे, सॉरी ऐसे लिख दो, ऐसे। क्यों? क्योंकि इक्विलिब्रियम रिएक्शन में प्योर लिक्विड का कंसंट्रेशन नहीं लिखा जाता, और ये प्योर लिक्विड है, तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। और जो आपने ये लिखा है, अब गौर सुनिए, इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नाम रख दिया जाता है KW, ऐसे। इस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का नया नाम रख दिया जाता है KW, और नाम दे देते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये भी एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, इसलिए ओनली डिपेंड अपॉन टेम्परेचर। इस वजह से वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, इस वजह से वो सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ऐसे। इसको नाम दे देते हैं आयनिक प्रोडक्ट ऑफ वाटर। और ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये भी एक तरह का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है। ये देखो है बच्चों। अब इसकी वैल्यू क्या होती है, यहां पर वैल्यू का भी खेल है। वैल्यू ऑफ KW एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन इज 1 × 10⁻⁻14। KW की वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर 298 केल्विन पर इतनी होती है। और साथ में जो आपको खास बात याद रखनी है, यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ जाएगी एट T टेम्परेचर, जिसकी वैल्यू 298 केल्विन से ज्यादा है।
यदि 298 केल्विन से ज्यादा टेम्परेचर पे बात करोगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है, और रिएक्शन एंडोथर्मिक है तो टेम्परेचर बढ़ाने से फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, और फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की वैल्यू बढ़ेगी, और Kw एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और टेम्परेचर पे डिपेंड करता है। और अब टेम्परेचर चेंज कर रहे हो तुम, अब क्या चेंज कर रहे हो? टेम्परेचर चेंज कर रहे हो। ये देखो, तो Kw की वैल्यू जो 1 × 10⁻⁻14 होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे होती है, 298 केल्विन पे होती है। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो इसकी वैल्यू बढ़ेगी क्योंकि ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और रिएक्शन एंडोथर्मिक है, रिएक्शन एंडोथर्मिक है। और टेम्परेचर कम करोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। टेम्परेचर कम करोगे तो इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये देखो ऐसे इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। ये देखो, ठीक है ना, इस तरह से। तो यार अब हमने CSD दिया, बताओ भाई CSD नंबर क्या है? बोलो बोलो। बच्चे कहेंगे सर बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है आपने, बोलने लायक छोड़ा ही कहाँ है, रिकॉर्डेड है, क्या बोलेंगे? मैं देख लूंगा यार बच्चों, है ना। अब ये दूरियां तुम्हें भी सता रही हैं, हमें भी सता रही हैं। चलिए मगर कोई बात नहीं, आ जाओ इधर। अब जरा CSD नंबर 3 देखिएगा। सबसे पहली बात दिमाग में ये बात बैठा लो कि ये जितने भी कांस्टेंट हैं Ka, Kb, Kw, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, जिसकी वजह से ये टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। ये सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। क्यों? क्योंकि ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ये सब इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इसी वजह से ये सब के सब सिर्फ टेम्परेचर पे डिपेंड करेंगे। दूसरी बात, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, Kw की वैल्यू 1 × 10⁻⁻14 जो होती है वो 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे होती है। ये कोई कांस्टेंट वैल्यू नहीं है, वो बात अलग है। इन जनरल हम हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्वेश्चन को मान के चलते हैं, इन जनरल हम हमेशा 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे ही क्वेश्चन को मान के चलते हैं जब तक टेम्परेचर ना दिया जाए। तो इसलिए हम लोग 25 पे मान के चलते हैं, इसलिए हमेशा Kw की वैल्यू ये डालते हैं, हमेशा Kw की वैल्यू ये डालते हैं। मगर यदि टेम्परेचर बढ़ाओगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि प्रोसेस क्या था? एंडोथर्मिक था। टेम्परेचर की वैल्यू बढ़ाओगे तो Kw की वैल्यू बढ़ेगी, टेम्परेचर की वैल्यू कम करोगे तो Kw की वैल्यू कम हो जाएगी। ये देखो, ये 2 पॉइंट हम लोगों ने लिखे जो हमें अच्छे से ध्यान रखने हैं, कॉन्सेप्ट। अब नेक्स्ट नंबर का, किसी ने कहा कि टेम्परेचर चेंज करने पर नई वैल्यू कैसे आएगी? तो यार ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फार्मूला लगा दो, Kw2 अपॉन Kw1। कल ही तो पढ़ाया था, है ध्यान है कि नहीं? डेल्टा H अपॉन 2.3032 R 1/T1 माइनस 1/T2। मान लो T1 टेम्परेचर क्या है? 298 केल्विन है, तो इस पर Kw1 की वैल्यू हमें दी है। अब किसी दूसरे टेम्परेचर पे पूछ रहा है तो कोई टेम्परेचर बताएगा, Kw की वैल्यू निकाल देंगे और डेल्टा H आपको दिया होगा। तो यदि कोई कहता है कि टेम्परेचर पे डिपेंड करती है तो नए टेम्परेचर पे वैल्यू कैसे निकालोगे? तो दोस्त ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है और इक्विलिब्रियम कांस्टेंट वाला फार्मूला तो ये है ना, तो वही फार्मूला लगा दोगे। ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, सिर्फ चेहरा चेंज किया गया, मतलब चेहरे के ऊपर होता है ना जैसे मेकअप कर दिया जाता है, उसी तरह का मेकअप है ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ना।
ये एक इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है, ध्यान रखिएगा। तो उसी तरह से निकाला जाएगा जैसे इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकाला जाता है। सिंपल सी बात है यार। बच्चों ने कहा ठीक है सर, आप कह रहे हो तो मान लेते हैं। अच्छा, अब बताओ, ये जो पानी का डिसोसिएशन है ये एक ही कंटेनर में तो हो रहा होगा भाई। ये जो डिसोसिएशन है ये कोई अलग अलग कंटेनर में तो हो नहीं रहा होगा, कंटेनर तो एक ही होगा और उसी कंटेनर में हो रहा होगा। बच्चों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा दोस्त 1:1 की रिएक्शन है। बच्चों ने कहा हाँ। तो मैंने कहा जितने एच आयन है उतने ही ओ एच आयन होंगे। बच्चों ने कहा बिल्कुल सही बात है, एच आयन और ओ एच आयन के नंबर सेम होंगे। तो मैंने कहा इसको थोड़ा सॉल्व कर लो। तो के डब्ल्यू की वैल्यू आपने निकाली एच आयन इंटू ओ एच आयन, तो ये आया 1 × 10⁻14। ये आया ऐसे। तो एच आयन और ओ एच आयन कंसंट्रेशन सेम है। तो ये वैल्यू आ गई। तो जितनी वैल्यू एच आयन की आई उतनी वैल्यू ओ एच आयन की आई। तो कोई बच्चा बता सकता है ये वैल्यू किस पर आई है? गलत बात, ये वैल्यू वैलिड है सिर्फ इस टेम्परेचर पे, 25 डिग्री सेंटीग्रेड या 298 केल्विन पे। टेम्परेचर बढ़ाओगे तो डिसोसिएशन बढ़ेगा तो वैल्यू बढ़ जाएगी। ये जो आपने वैल्यू रखी है ये 25 डिग्री सेंटीग्रेड की रखी है, तो ये वैल्यू 25 डिग्री सेंटीग्रेड की निकल के आई है। इसका मतलब ये हुआ मेरे दोस्त, यदि तुम टेम्परेचर बढ़ाओगे तो एच आयन और ओ एच आयन की वैल्यू भी बढ़ेगी। तो ये जो आप कहते हो कि एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है और ओ एच आयन कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है, ये कंसंट्रेशन वाटर में तभी है जब टेम्परेचर 25 डिग्री सेंटीग्रेड है या 298 केल्विन टेम्परेचर है। टेम्परेचर चेंज होगा तो ये वैल्यू भी चेंज होगी, क्योंकि KW चेंज होगा। KW चेंज होगा तो एच आयन की वैल्यू चेंज होगी। इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ाने पर ये वैल्यू इससे ज्यादा आ जाएगी। ये देखो, इसकी वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी और इसकी वैल्यू भी ज्यादा आ जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, और टेम्परेचर कम करने पर इसकी वैल्यू कम हो जाएगी। क्योंकि KW चेंज होगा तो एच आयन और ओ एच आयन भी चेंज होंगे। ये देखिए, ठीक है ना, एच आयन और ओ एच आयन भी चेंज होंगे। इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने ये क्वेश्चन दिया, गौर से देखिए, अच्छे से देखिएगा, है ना, और आंसर बताइएगा आप लोग इसको करना कैसे है, इसको करना कैसे है। कैलकुलेट the value of H ion and OH ion at 90 degree centigrade temperature. 90 degree centigrade temperature. The value of KW at 90 degree centigrade is 1 × 10⁻⁻12। ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया, ऑप्शन दे दिया। बताओ भाई बच्चों, ऑप्शन दे दिया। आंसर बताओ क्या आएगा। सभी बच्चे आंसर बताएं क्या आएगा, अच्छे से जल्दी बताइए सब लोग।
क्या आंसर आएगा? जल्दी बताओ, आंसर क्या आएगा बच्चों? तो देखो, के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हुई है, के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज हुई है, तो एच एन और ओ एच एन की वैल्यू भी चेंज होगी। ये वैल्यू आएगी, तो आंसर क्या आएगा? बी आएगा। आंसर क्या आएगा बच्चों? बी। ये देखो इस तरह से, क्यों? क्योंकि के डब्ल्यू की वैल्यू आपने चेंज कर दी है, तो जब के डब्ल्यू की वैल्यू चेंज कर दी तो एच एन ओ एच एन भी चेंज हो जाएगा, एच एन और ओ एच एन की वैल्यू भी चेंज हो जाएगी। ठीक है कि नहीं? इस क्वेश्चन को बताइए, ये आपके पेपर में आया है 1981 में, जल्दी बताइए। एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्योर वाटर हैव HIN 10⁻⁻⁶ मोल पर लीटर, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ KW एट 90 डिग्री सेंटीग्रेड? बताओ, यदि HIN इतना है तो KW की वैल्यू क्या होगी? तो यार KW की वैल्यू क्या होती है? ये होती है, और जितने HIN होते हैं उतने ही OHIN होते हैं। क्यों? रिएक्शन 1:1 की है, रिएक्शन 1:1 की है, तो आंसर क्या आएगा? बी आ जाएगा। पेपर में आया है आपके क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बताइए, ये तो हो गया यार, है ना? इस क्वेश्चन को हम लोगों ने कर लिया। ये पीएच का क्वेश्चन है तो अभी कर नहीं सकते क्योंकि पीएच अभी पढ़ाया नहीं है। हाँ, बाकी क्वेश्चन अभी नहीं कर सकते, पढ़ाना पड़ेगा, है ना? चलो आ जाओ, यहां तक की बात हो गई। अब जरा बच्चों गौर से इस बात को समझिएगा जो अब लिखने जा रहा है। अगली हेडिंग हमारी है, ये सब छोटी छोटी हेडिंग है ना? अगली हेडिंग हमारी है रिलेशन बिटवीन KA एंड KB ऑफ कॉन्जुगेट बेस एंड KW। अब जरा देखो ये क्या चीज है और ये कैसे निकाली जाएगी, इस पर डिस्कशन करते हैं। गौर से देखिएगा, मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं पिछले चैप्टर का, ध्यान दीजिएगा। ये एक एसिड है, और ये एक रिएक्शन है। इसको मैंने, चलो मैं ऐसे लिखता हूं, इसको मैंने K1 लिखा, इसको मैंने इसका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K2 लिखा। अब मुझे ये वैल्यू चाहिए, सॉरी, ये चाहिए, इसकी वैल्यू चाहिए। बताओ कैसे निकालोगे? इसका K चाहिए, बताओ कैसे निकालोगे? सभी लोग बताएं। और ऐसा क्वेश्चन वहां खूब करा रखा है। दो रिएक्शन दी हैं, दो रिएक्शन दी हैं जिनके K1 K2 दिए हैं, और तीसरी रिएक्शन का K पूछ रहा हूं, तो क्या करोगे? इसको बोलोगे इक्वेशन 1, इसको बोलोगे इक्वेशन 2, इसको बोलोगे इक्वेशन 1, इसको बोलोगे इक्वेशन 2 है। अब इन दोनों को ऐड कर दोगे, इन दोनों को ऐड कर दोगे। जब आप इन दोनों को ऐड कर दोगे तो क्या होगा? ये कट गया, ये कट गया, तो क्या आया? आ गया HIN बचा, OHIN बचा।
तो जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो के किस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। जब इक्वेशन ऐड होती हैं तो के किस में चले जाते हैं, मल्टीप्लाई में चले जाते हैं। अब इसी बात को मैं ऐसे लिख देता हूं। अब मुझे बताओ, देखना यही चीज मैं लिख रहा हूं, ये क्या है, वीक एसिड, और ये इस तरह से डिसोसिएट हुआ, जिसको नाम दिया के। और ये क्या है, देखो गौर सुनिए, ये इसका कॉन्जुगेट बेस है कि नहीं, वीक एसिड का कॉन्जुगेट बेस, देख लो यार। अब इसमें वाटर से रिएक्शन कराई, अब आप चेक करो, ये प्रोटॉन इशू कर रहा है, इसलिए के, क्यों, क्योंकि ये एसिड है। इस रिएक्शन में चेक करो, इसका कॉन्जुगेट बेस क्या कर रहा है, प्रोटॉन एक्सेप्ट कर रहा है, इसलिए इस रिएक्शन में ये बेस है, तो इसका क्या आया, केबी। और ये क्या बोला जाता है, केबी ऑफ कॉन्जुगेट बेस ऑफ एसिड। ये केबी किसका है, इस एसिड के कॉन्जुगेट बेस का है? अब मैंने पूछा इस रिएक्शन का बताओ, और इस रिएक्शन के इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को क्या बोलते हो, Kw। अब मैंने कहा इन तीनों में रिलेशन बताओ, तो क्या बताओगे, यही चीज तो लिखी है, तो आप क्या बताओगे, Kw इक्वल टू Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। Ka ऑफ एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। गौर से समझिएगा, गलती मत कर दीजिएगा, बच्चे गलत समझ लेते हैं। गौर सुनो, वीक एसिड का Ka उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb, वीक एसिड का Ka उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। Ka इंटू Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है, ये नहीं कहा जा रहा है, ये नहीं कहा जा रहा है, ठीक है। वीक एसिड का Ka उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है, चेक करो, का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। समझ पा रहे हो? बच्चों ने कहा हाँ सर, मैंने कहा अच्छा तो बताओ, ठीक है, आपको बताना है क्या चीज सही है क्या गलत, बताओ। ये एक रिएक्शन है, ये एक रिएक्शन है। अब मैं ये पूछ रहा हूं, बताओ, मैंने पूछा सेलेक्ट करेक्ट ऑप्शन, पहला Kw इक्वल टू Ka अपॉन Kb, दूसरा Kw इक्वल टू Ka इंटू Kb, तीसरा Ka बराबर है Kb के, चौथा Ka इक्वल टू 1 अपॉन Kb। बताओ क्या आंसर आएगा, क्या आंसर आएगा। तो आप अच्छे से देखो, तो यदि आप अच्छे से ध्यान दोगे तो यार ये Ka आप एस्टिक एसिड लिखा है, और वो देखो इसके वो देखिए इसके क्या लिखा है, वो उसका कॉन्जुगेट बेस लिखा है, कॉन्जुगेट बेस का Kb है, तो उन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होगा, Kw के बराबर। Kw के बराबर होगा, ये देखिए, ठीक है कि नहीं।
ये देखो, ऐसे ये रिलेशन आएगा इस तरह से, ये रिलेशन आएगा, ठीक है ना, इस तरह से। तो इस चीज को ध्यान रखना है। अभी मैं इसको CSD में लिखता हूं, अच्छे से ध्यान रखिएगा। अच्छा, इसका CSD अलग से लिखना पड़ेगा। CSD नंबर 4, देखो बच्चों, क्या है, गौर से, Ka ऑफ वीक एसिड इंटू Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। इसी तरह से बेस के लिए भी लिख सकते हो, इसी तरह से डिट्टो बेस के लिए Kb ऑफ वीक बेस इंटू Ka ऑफ कॉन्जुगेट ऑफ वीक बेस का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। ये देखो, और Kw की वैल्यू कितनी है, Kw की वैल्यू कितनी है, ऐसी, Ka ऑफ वीक एसिड का मल्टीप्लाई वीक एसिड और उसी के कॉन्जुगेट बेस का Kb का मल्टीप्लाई Kw के बराबर है। वीक बेस और उसी के कॉन्जुगेट एसिड का Ka का मल्टीप्लाई Kw के बराबर होता है। ये देखो, इस तरह से, इस तरह से। अब इसी चीज को थोड़ा और आगे बढ़ाते हैं, अभी खत्म नहीं है दोस्त। कैसे बढ़ाओगे, देखो जरा, बढ़ाते हैं। अब जरा देखिए बच्चों, हम लोगों ने यहां तक बात निकाल ली है। अब इस चीज को थोड़ा और आगे कैसे ले चलते हैं, ध्यान दीजिए। देखो, हम pKa लिखते हैं, इस चीज को pKa बोला जाता है, इस चीज को pKb बोला जाता है, माइनस लॉग Kb को, और इस चीज को pKw बोला जाता है। अब इसकी वैल्यू तो फिक्स है ना 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो इसकी वैल्यू डाल दो। अब इसको सॉल्व कर लो, तो जब दो सॉल्व करोगे तो ये ऐसे लिखा है, 1 तो दिखाओ या ना दिखाओ, तो ये कैसे आ गया, ये देखो। अब इसको सॉल्व करो, तो इसका मतलब ये चीज है। अब क्या करो, जो आपने रिलेशन निकाला है, यदि उसमें लॉग ले लिया जाए, तो आपने ये रिलेशन निकाला है Ka ऑफ एसिड और Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। अब इसमें लॉग ले लो विद माइनस साइन के साथ, अब इसमें लॉग ले लो विद माइनस साइन के साथ, ऐसे। अब इसको क्या लिख दिया, pKw, इसको क्या लिख दिया, Ka ऑफ pK ऑफ, इसको क्या लिख दिया, pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस। इसकी वैल्यू कितनी है 14, तो आप इसको ऐसे लिख सकते हो, Ka ऑफ वीक एसिड प्लस Kb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू 14। इसी तरह से लिख सकते हो Kb ऑफ वीक बेस प्लस pKa ऑफ कॉन्जुगेट एसिड इक्वल टू 14। तो इस चीज को ऐसे भी लिखा जा सकता है, इसको हम लोग लिख लेते हैं। ये देखो, तो अगला पॉइंट हमारा क्या हुआ, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, और इसी चीज को कैसे लिख सकते हो, pKa ऑफ वीक एसिड प्लस pKb ऑफ कॉन्जुगेट बेस इक्वल टू 14। pKa ऑफ वीक बेस, सॉरी, प्लस pKa ऑफ, ये देखो,
इस तरह से आप चीजों को कर सकते हो, ऐसे, इस तरह से। तो ये सारे हमारे फंडे और फार्मूले हो गए। अब जल्दी से इन पे एक आध क्वेश्चन भी कर लिया जाए, तो देखो करता हूं। पहला क्वेश्चन, अब इसका आंसर बताओ, इसका आंसर बताइए, अच्छे से बताइए। गिवन HF प्लस वाटर गिव्स, फिर इन्होंने कॉमा लगा के दिया है F निगेटिव प्लस वाटर KB। अब वो रिलेशन पूछ रहा है, तो देखो वीक एसिड और उसके कांजुगेट, वीक एसिड का Ka और उसके कांजुगेट का Kb का मल्टीप्लाई किसके बराबर होगा? Kw के। तो ये आंसर आएगा। तो आंसर कौन सा है? ये वाला, ये देखो आंसर कौन सा है, ये वाला। अब जरा देखो ये क्वेश्चन गौर से पढ़िएगा और सही से समझिएगा। इफ pKb ऑफ फ्लोराइड आयन इज, अब pKb दिया है किसका? फ्लोराइड आयन का, मतलब ये दिया है फ्लोराइड आयन क्या करेगा? प्रोटॉन एक्सेप्ट करेगा। तो ये देखो pKb है, ऐसे, और Ka ऑफ ये क्या है पूछ रहा है। तो आप जानते हैं इन दोनों का सम किसके बराबर होता है? वीक एसिड और उसके कांजुगेट का सम किसके बराबर होता है? 14 के। ये देखिए, ठीक है ना बच्चों, ये आंसर आया। तो अब हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसी के आगे पढ़ेंगे। अब देखो बेसिक सारा खत्म कर दिया है, अब नेक्स्ट क्लास में पीएच ऑफ सॉल्यूशन से चैप्टर स्टार्ट होगा। बेसिक हेडिंग सारी खत्म कर दी है। नेक्स्ट क्लास में हम लोग पीएच ऑफ सॉल्यूशन से स्टार्ट करेंगे। और देखिए पहला लेक्चर देख के ही हमेशा दूसरा देखिएगा, दूसरा देख के ही हमेशा तीसरा देखिएगा। ठीक है बच्चों, मेहनत करते रहो, मंजिल जरूर हासिल होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए इतना ही कहते हैं। अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ाई करते रहिएगा। ऑल द वेरी बेस्ट, बाय बाय बच्चों।